हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, चैप्टर नंबर 16 सिक्योरिटाइजेशन मॉड्यूल बी आरबीडब्ल्यूएम का है। तो ये मॉड्यूल बी का लास्ट आपका चैप्टर है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं NARCL के बारे में एंड IDRCL के बारे में। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई थी, क्यों NARCL को फॉर्म करने की इतनी नीड आई। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे इंडियन बैंक्स होते हैं ना, तो इनके पास लार्ज नंबर ऑफ ऐसे लोन्स हैं जो कि NPA हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही बैड लोन्स हैं। जो बिजनेसेस ने या इंडिविजुअल्स ने लोन्स लिए बट उसको रीपे नहीं किया। तो जब किसी भी अमाउंट को आप रीपे नहीं करते हो, यानी कि कोई लोन लिया आपने रीपे नहीं किया, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है? फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है, यानी कि वो बैड लोन्स में चला जाता है। अब क्या हो रहा था कि जब इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था नए लोन्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ थी वो वीक होती जा रही थी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स अगर NPAs हो रहे थे उनके अकाउंट, तो यहाँ पर बैंक्स को बहुत दिक्कत देखने को आ रही थी। तो इस केस में गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि वो यहाँ पर क्रिएशंस करेंगे बैड बैंक का। तो उन्होंने दो बैड बैंक्स का क्रिएशन किया। पहला था आपका NARCL एंड दूसरा था IDRCL। तो सबसे पहले हम NARCL के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ये काम कैसे करता है, फिर हम IDRCL पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे NARCL को कब इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो जुलाई 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2750 करोड़। पेड अप कैपिटल कितना था? 1409.05। ठीक है। इसको लाइसेंस दिया गया RBI के द्वारा। कब इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था? तो 4 अक्टूबर 2021 को अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सरफासी एक्ट 2002। तो यहाँ पे इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया था कि ये यहाँ पर बैंक्स की हेल्प कर सकते हैं बैड लोन्स को रिमूव करने में। तो अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनका होल्ड, उनका शेयर कितना है NARCL में? तो 51% है। रिमेनिंग जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका 49% शेयर है NARCL में। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि NARCL वर्क करता कैसे है। कोई बैंक है SBI बैंक की एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसने किसी XYZ लिमिटेड, कोई बिजनेस था, कोई कंपनी था, उसको यहाँ पर 1000 करोड़ का इन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। अब हुआ यूं कि ये बिजनेस जो है, ये कंपनी जो है, वो 1000 करोड़ रीपे नहीं कर पाई, इनका अकाउंट हो गया NPA। तो इस केस में SBI को दो चीज सफर करने को मिली। एक तो इनका 1000 करोड़ स्टक हो गया, तो अब इसका इस्तेमाल वो नए लेंडिंग के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, इनका फाइनेंशियल हेल्थ वीक होने लगा। तो अब यहाँ पर SBI ने डिसाइड किया कि भैया हमको ये जो 100 करोड़ का मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं NARCL को सेल कर देता हूँ एट अ डिस्काउंट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि SBI ने जो भी इनके 100 करोड़ का लोन था, जो बैड लोन्स थे बेसिकली, जिसका अकाउंट NPA हो गया था, उन्होंने NARCL को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच दिया। तो लेट्स अज्यूम कि NARCL ने इसको 800 करोड़ में खरीद लिया होगा। ठीक है, SBI बैंक से। अब जब NARCL ने इसको 800 करोड़ में खरीदा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा NARCL ने SBI को कैश में दिया। इसमें हो सकता है कि कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए 200 करोड़ हो सकता है, बैंक NARCL ने यहाँ पर किसको दे दिया? SBI को इन कैश दे दिया। अब जो 600 करोड़ बचे, उसके बिहाफ पे उन्होंने यहाँ पर बैंक को सिक्योरिटी रिसिप्ट प्रोवाइड की। तो अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या है? तो सिक्योरिटी रिसिप्ट का मतलब है ये गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी है, यानी कि 30,600 करोड़ का गवर्नमेंट यहाँ पे गारंटी देती है फॉर द सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय NARCL। मतलब यहाँ पर बैंक गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर NARCL फेल हो जाता है रिकवर करने में कोई भी बैड लोन्स को, तो जो भी लॉसेस होंगे वो मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है।
तो अब इससे क्या होता है, बैंक का रिस्क रिड्यूस होता है, बैंक का ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ता है कि ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे जो लॉसेस होंगे वो तो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सिक्योरिटी रिसिप्ट। यहाँ पर एसबीआई को इन्होंने सिक्योरिटी रिसिप्ट प्रोवाइड कर दिया। अब एक चीज आप देखेंगे कि एनएआरसीएल जो है खुद बैड लोन्स को रिकवर नहीं करती है, खुद मैनेज नहीं करती है, इसको मैनेज करने के लिए आईडीआरसीएल की जरूरत पड़ती है। तो अब आईडीआरसीएल क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आईडीआरसीएल क्या होता है, तो इंडियाज डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है 3 सितंबर 2021 में। ऑथराइज कैपिटल इसका 50 करोड़ है एंड पेड अप कैपिटल इसका 20 करोड़ का है। यहाँ पर अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो जो स्टेट ओन्ड बैंक है उनका 49% ऑफ स्टेक है एंड रिमेनिंग 51% जो होल्ड है, स्टेक है, शेयर है, वो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये कैसे आईडीआरसीएल काम करती है, आईडीआरसीएल तो आईडीआरसीएल एंड एनएआरसीएल टुगेदर यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, जो भी बैड लोन्स है उसको रिकवर करने के लिए। तो एनएआरसीएल का काम होता है कि जितने भी बैड लोन्स है उसको बाई करना बैंक से, और आईडीआरसीएल यहाँ पे ये काम करता है कि जितने भी बैड लोन्स एनएआरसीएल ने बाई किए हैं उसको रिकवर करना। तो यहाँ पर ये लीगली रिकवर करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए जो एसबीआई को 100 करोड़ का घाटा हुआ था और उसने एनएआरसीएल को अपने बैड लोन्स को बेच दिया। अब आईडीआरसीएल क्या करेगा, वो एनएआरसीएल से ले लेगा, अब जाएगा लीगल एक्शंस लेने, यानी कि वो XYZ जो लिमिटेड कंपनी है उसको ये बोलेगा कि उसको कुछ टाइम देगा कि आप रीपे कर दो अपने लोन को, आपका इतना लोन है। अगर वो रीपे नहीं करेगा तो उस केस में ये लीगल एक्शंस लेंगे। लीगल एक्शंस में क्या ले सकते हैं, तो कोर्ट में केस होगा या उनके एसेट्स को सीज किया जाएगा। तब भी अगर वो नहीं रिकवर हो पाता है, तब भी अगर चीजें नहीं रिजॉल्व होती है, तब आईडीआरसीएल उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेच देगा, सेल कर देगा रिकवर करने के लिए लोन्स को। तो इस तरीके से आपका आईडीआरसीएल काम करता है, बिल्कुल लीगल प्रोसीजर से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल नटशेल में बात करूं तो एनएआरसीएल यहाँ पर गार्बेज क्लीनर है फॉर द बैंक। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे बैड लोन्स को खरीद लेता है और बैंक्स को यहाँ पर क्लीन कर देता है कि चलो अब आप नए लोन्स दे सकते हो। बैंक्स को बिल्कुल ही फ्री कर देता है इस एनपीए से। तो इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन एनपीए, बैंक से वो कहता है कि आप लेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अकाउंट्स एनपीए हुए हैं मैं आपसे बाई कर ले रहा हूं और मैं इसको रिकवर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक्स को बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाता है और यहाँ पर जो आईडीआरसीएल है वो रिकवरी एजेंट की तरह काम करता है। तो ये वर्क करता है टू गेट मनी बैक फ्रॉम द डिफॉल्टर। तो दोनों का अपना अपना काम है। ठीक है, एक गार्बेज क्लीनर है, एक आपका यहाँ पर रिकवरी एजेंट की तरह काम करता है। तो ये होता है आपका आईडीआरसीएल एंड एनएआरसीएल। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनली मैनेज स्ट्रेस्ड एसेट्स अक्वायर्ड by NARCL, RBI, IDRCL, SEBI एंड नीति आयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो IDRCL मैनेज करती है प्रोफेशनली स्ट्रेस्ड एसेट्स को। स्ट्रेस्ड एसेट्स को ही आप बैड लोन्स के नाम से जानते हो, एनपीए के नाम से जानते हो। ठीक है, चलिए, under which act has the Reserve Bank of India granted a license to NARCL? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सरफासी एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013 एंड आरबीआई एक्ट 1934। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो सरफासी एक्ट 2002 इज द करेक्ट आंसर। What percentage of stake will public sector banks hold in NARCL? तो कितना होल्ड करती है, 51%, 49%, 74% एंड 26%। तो करेक्ट आंसर 51%। एंड रेस्ट कौन करता है, तो जो आपके अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन्वेस्टर्स हैं। What is the primary role of IDRCL? क्या है प्राइमरी रोल इसका, to manage acquired stressed assets of NARCL, to provide loans to bank, to regulate NPAs और to issues government securities। तो क्या प्राइमरी काम क्या होता है इसका, to manage acquired stressed assets of NARCL। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What percentage of stake will state-owned bank hold in IDRCL? 26%, 51%, 49% एंड 74%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 49%। ठीक है, और रेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं गाइस, जिनको भी इनरोल करना है इस नंबर पे आप कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में मुझसे जरूर पूछिएगा। वीडियोस अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।